40। ये इनको बता दें, मोबाइल छोड़ दें, खत्म होगी क्लास। तो सीए हो रहा है इधर आज। बुला लें जो रह गए हैं बच्चे, उन्हें कोई इंसेंटिव दे के बुला लें, किसी तरह बुला लें। इसी पेज पे रहें। पेज कौन सा था ये? अच्छा, पहला सवाल है कि इंफॉर्मेशन में स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, और दूसरा सवाल है इंफॉर्मेशन क्या है जो स्टेक होल्डर्स को पहुंचानी है। जो इंफॉर्मेशन आपने स्टेक होल्डर्स को पहुंचानी है, इनसे स्टेक होल्डर्स को हेल्प होगी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट ऑफ अफेयर्स जानने के बारे में और डिसीजन लेने के बारे में। प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग इट, फिर बाद में संभाल के रखना और बाद में साइन करवाना किसी हायर अथॉरिटी से, ताकि उस इंफॉर्मेशन की कोई ऑथेंटिसिटी भी रहे। जनरल रिक्वायरमेंट्स के आगे लिख लें, फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन? When preparing or presenting information, a CA shall prepare or present information as per relevant reporting framework. IFRS को फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन बनानी है। When preparing or presenting information, a CA shall prepare or present information not to mislead or influence contractual or regulatory outcomes. कई दफ़ा लोग इस तरह इंफॉर्मेशन को बनाते हैं कि जो बंदा आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो वो उस इंफॉर्मेशन की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, और अगर आपने वो इंफॉर्मेशन गलत प्रेजेंट की है तो वो फिर आपसे उस इंफॉर्मेशन की बेस पे गलत चीज़ें समझ के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगा, जिसकी वजह से उसका भी नुकसान होगा। प्रिपेयर और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन नॉट टू मिसलीड अ कॉन्ट्रैक्चुअल आउटकम एंड नॉट टू मिसलीड अ कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलेटरी आउटकम, या लॉ की नज़र में भी आपने मिसलीड नहीं करना। मिसाल के तौर पे टैक्स रिटर्न या ऐसी कोई चीज़ गलत बना दी तो डेट इज़ नॉट राइट। एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट, आपने क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है प्रोफेशनल जजमेंट टू रिप्रेजेंट द फैक्ट्स एक्यूरेटली एंड कंप्लीटली। जब भी आपने इंफॉर्मेशन प्रिपेयर या प्रेजेंट करनी है तो इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करना है? बोले एक्यूरेटली, मुनासिब तरीके से, सही तरीके से, सही दुरुस्त। डिस्क्राइब क्लियरली द ट्रू नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की ट्रू नेचर आपने बतानी है कि हो क्या रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे रियलिटी बतानी है, लीगल फॉर्म नहीं बतानी। रियलिटी का मतलब सब्सटेंस ओवर फॉर्म। देखने में तो चीज़ आपने किराए पे ली हुई है लेकिन असल में ये लीज है, रियलिटी है लीज है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्लासीफाई एंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, क्लासीफाई करें पहले फिर रिकॉर्ड करें इंफॉर्मेशन इन अ टाइमली एंड प्रॉपर मैनर। अब टाइमली तो बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि डायरेक्टर ने आपको 10 तारीख को रिपोर्ट मांगी हो, आप उसे 16 तारीख को बना के भेज रहे हो। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, और ज़िंदगी में भी देखें ऐसा ही होता है, आपसे कोई भी कोई बात पूछे तो वो सच भी होनी चाहिए, एक्यूरेटली बतानी चाहिए, उसकी नेचर भी ट्रू होनी चाहिए और टाइमली बता भी देनी चाहिए। नॉट ओमिट एनीथिंग फॉर मेकिंग इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग, कोई चीज़ ओमिट ना करें। जैसे वैल्यूअर का नाम IS 16 में आपने ओमिट कर दिया तो फिर ये तो मिसलीड कर रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है वैल्यूअर आपका जानने वाला था, या इससे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलेटरी
रिक्वायरमेंट को इनअप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। चलें ये एंड पे टाइम बचा तो देखेंगे। अच्छा, मैं अब पूरी कोशिश करूंगा कि IAS 12 का हम कोई नया कॉन्सेप्ट डिस्कस ना करें इस क्लास में। तो अब ऐसा कर लेते हैं कि पास्ट पेपर्स हैं 2-3, एक क्वेश्चन 6 निकाल लें, एक 9 निकाल लें, उसकी सिर्फ डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि IAS 16 थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। और ये बड़े हाई लेवल पे टेस्टिंग कर रहा है IAS 16 की, तो डेप्रिसिएशन की अच्छी रिवीजन हमारी हो जानी चाहिए। 2 एडजस्टमेंट्स देखते हैं हम पास्ट पेपर की। पास्ट पेपर क्वेश्चन 6 में एक है, एक पास्ट पेपर क्वेश्चन 9 में है। ये सवाल मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है फ्लोर एंड टाइल्स के नाम से, लेकिन इसके अंदर जो है वो 2 चीज़ें मैंने आपको नहीं करवाई हुई। आज मैं ये आपको होमवर्क भी दूंगा, लेकिन ये वाली एडजस्टमेंट आप फिर भी नहीं कर सकेंगे, ये इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। अब ये वाली एडजस्टमेंट हम करने लगे हैं। द कॉस्ट, पेज नंबर 398, the cost and other details relating to building owned included in PPE are as follows। owned building कौन सी वाली होगी भाई, ब्लैक मार्कर देखना यार। अच्छा ये पढ़ा हुआ है, IAS 16 वाली होगी। ओपनिंग बैलेंस, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग सोल्ड एंड परचेज्ड, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स कैलकुलेटेड 5% per annum while tax depreciation calculated at 10% on reducing balance method। Accounting depreciation of all other owned assets is included in PPE is same as tax depreciation। कहते हैं मसला सिर्फ बिल्डिंग का है, बाकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल अदर ओन्ड एसेट। अदर ओन्ड एसेट्स कौन से होंगे? बिल्डिंग के अलावा जो एसेट्स हैं वो सारे के सारे PPE में पड़े हुए हैं, उनकी अकाउंटिंग और टैक्स सेक्शन में फ़र्क है ही नहीं। अजीब सी बात है, उसमें अकाउंटिंग और टैक्स वालों में इख्तलाफ नहीं है। एक चीज़ में अकाउंटिंग और टैक्स वालों में बड़ा वाज़ेह इख्तलाफ है, डेट इज़ बिल्डिंग। उसका डाटा फिर मैंने आपको दे दिया है। कहते हैं अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं 5% लगाना है स्ट्रेट लाइन, और टैक्स वाले कह रहे हैं 10% लगाना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, अब आप बता दें ये जो डाटा अवेलेबल है इसकी बुनियाद पर मैं कॉस्ट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन पे अकाउंट अलग अलग बना लूं या फिर बुक वैल्यू पे अकाउंट बना लूं? जैसे मर्जी कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल, और अगर कॉस्ट अकाउंट बन गया एक का अकाउंटिंग वालों का तो वही टैक्स में भी यूज हो जाएगा, उस कॉस्ट में तो मसला नहीं होता, मसला तो सिर्फ कम रिडक्शन में होता है। दूसरा सवाल, ये जो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह का डाटा होगा इसमें क्या हमें ये जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं तो ये ओपनिंग बुक वैल्यू दी हुई है या ओपनिंग कॉस्ट दी हुई है? ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है ना सिर्फ, बस। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है आपको आती हैं जो आज हमने करनी है, लेकिन जिस तरह वो डाटा दे रहा है वो थोड़ा सा ज़रा बता दें कि ये ओपनिंग बुक वैल्यू है या ओपनिंग कॉस्ट है। असल में ना उसने ऊपर जो एक लाइन लिख दी है ना, द कॉस्ट एंड अदर डिटेल्स, तो इससे फिर आई के अपने ये मुराद लिए कि ये कॉस्ट है और ये फिर उसकी अदर डिटेल्स हैं, तो इसलिए ये कॉस्ट है, ओपनिंग बुक वैल्यू नहीं है। तो एग्जामिनर शुड हैव बीन वेरी क्लियर, बट जाहिर बात है अगर उससे आप लॉजिक मांगेंगे वो कहेगा मैंने पहले लफ्ज़ में लिखा हुआ था द कॉस्ट, मैं तुम्हें कॉस्ट दे रहा हूँ, तो इसलिए ये कॉस्ट है, इट इज़ नॉट बुक वैल्यू। चलें, मैं एसेट अकाउंट बना रहा हूँ अकाउंटिंग वालों की नज़र में, वही टैक्स वालों की नज़र में भी यूज़ हो जाना है। मैं कॉस्ट पे बना रहा हूँ फिलहाल। देख लें आप रजिस्टर पे क्या हेडिंग देनी है आपने। पास्ट पेपर क्वेश्चन 6, ओनली एडजस्टमेंट नंबर। बाकी ये सारा सवाल नहीं याद, ये लीज थी 120 मिलियन वाली, पहले दिन सवाल किया था। आउटगोइंग एम्प्लॉयज़ को आप 10 मिलियन दे रहे थे, ये सारा सवाल किया हुआ है क्लास में फ्लोर एंड टाइल्स के नाम से। ओके, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 350। लेकिन ये खरीदी कब थी? हम किस साल में हैं? 15 में। खरीदी कब थी? 13 में।
तो यकम जनवरी 13 को जो खरीदी होंगी तो हमारे साल की ये एडिशन होगी या हमारे साल की ओपनिंग होंगी? यकम जनवरी 13 ब्रॉड डाउन 350। जी हाँ, परचेज्ड अगर हमारे साल के एंड पे खड़े हैं तो 3 साल पहले परचेज किए हैं, और अगर हमारे साल के शुरू में खड़े हैं तो 2 साल पहले परचेज किए हैं। बस 13 में एडिशन होगी, लेकिन मैं ये अकाउंट सिर्फ 15 का बनाऊंगा। सॉरी, माजरत, ये मैं अकाउंट सिर्फ 15 का बनाऊंगा। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग सोल्ड ऑन 30 अप्रैल 2015, कितने की बेची? 35 की। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 30। किस दिन बेची? जी, डिस्पोजल की कॉस्ट ऊपर लिखा हुआ एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है 30। आखिरी लाइन आसान है, खुद ही पढ़ रहे हैं। परचेज ऑन यकम जुलाई 15, एडिशन कितनी? जी 31/12/15। कैरी डाउन कितना? 360। चलें, अकामुलेटिव अकाउंट बना दें IFRS वालों की नज़र में। जल्दी करें, 1-2 मिनट लगाएं। अकामुलेटेड एफिशिएंट भाई ब्लैक मार्कर ना और पता चलवाओ, पढ़े में। ठीक है, शुक्रिया। डिस्पोजल अकाउंट भी बनाएं, अकामुलेटिव अकाउंट भी बनाएं। यकम जनवरी 15 ब्रॉड डाउन, कॉस्ट 350, मेथड इनटू, ये कितने साल की डिडक्शन आ जाएगी? ये फैक्टर 1 साल का डिडक्शन देगा, पूरा 13 पूरा 14। जी डेप्रिसिएशन भाई मंगवा लो फोन करके ना, ब्लैक मार्कर। डिस्पोजल अकाउंट IFRS की नज़र में कॉस्ट कम्युलेशन अभी निकालने हैं। अच्छा जी, डिस्पोजल्स 30 कॉस्ट है इनटू 5%। ऑब्वियसली डिस्पोजल्स इन्हीं में से हुई हैं अब, जो खरीदी थी आपने यकम जनवरी 13 को, पूरा 13 पूरा 14, और अप्रैल बनता है 4/12, 2 साल 4 महीने, 2.3333 जी 5 पॉइंट
3.5 डेप्रिसिएशन किन की नज़र में? IFRS, या अच्छा नाम था अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल। हो गया, वो कर दिया, हो जाएगा। पक्की बात, अभी करना है, लेट करा दोगे। ऑन ओपनिंग, ओपनिंग की कॉस्ट, डिस्पोजल की कॉस्ट, रेट, एडिशन की कॉस्ट इंटू 6/12। डिस्पोजल्स 30 इंटू 5% इंटू 4/12। जीरो पॉइंट लॉस गेन सर्दी लगे। ओके, टैक्स वालों की नज़र में 10% मेथड यूज हो रहा है, कौन सा? रिड्यूसिंग बैलेंस। accumulated depreciation account as per tax rules। यकम जनवरी 15 brought down depreciation, disposal, closing, opening, accumulated depreciation, opening accumulated depreciation 350, डेप्रिसिएशन 13, 35, डेप्रिसिएशन 14, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 31.5, 31/12, accumulated depreciation ओपनिंग जो हेडिंग दी हुई थी 350 माइनस 280 3.5,
66.5। एक्सेलरेट की हुई है टैक्स फंड एडॉप्शन 10% पे लगा रहे हैं। डिस्पोजल्स accumulated depreciation, डिस्पोजल्स की accumulated, यकम जनवरी 13, कॉस्ट 30, डेप्रिसिएशन 13, 3, डेप्रिसिएशन 14, डेप्रिसिएशन 15 इंटू 4/12, 0.81, बीवी 23.49, बीवी नहीं सॉरी एकम रिडक्शन, हाँ सॉरी बीवी नीचे आएगी एकम रिडक्शन, 30 माइनस 23.49, 5 1 1 1 1 1 1 6.51, depreciation as per tax rules, depreciation as per tax rules on opening BV माइनस डिस्पोजल की भी ओपनिंग बीवी, ओपनिंग बीवी ऑफ ऑल एसेट एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल की ओपनिंग बीवी। व्हाट इज ओपनिंग बीवी ऑफ ऑल एसेट्स? ये जो ओपनिंग बीवी ऑफ ऑल एसेट्स है ना 355 माइनस 66.5 करने की बजाय ये भी अवेलेबल है 283 माइनस डिस्पोजल की ओपनिंग बुक वैल्यू 24.3, $25.9। अच्छा जी, एडिशन ऑन डिस्पोजल अवेलेबल है 0.81, 78.7, 28 पॉइंट, हाँ जी 88.7।
कैरिंग अमाउंट 360 -40, ये तो IS 12 के अतबार से डिस्कशन शुरू कर दी, ये तो आती होगी आपको। टैक्स बेस 360 -88.7, डन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टानी है, एक अकाउंट रह गया हमारा, डिस्पोजल अकाउंट, टैक्स वालों की नजर में कॉस्ट कमोल डिडक्शन 6.51, कैश 35, इधर काउंटिंग डिडक्शन उल्टा देंगे 17.5 की और टैक्स एक्सेप्शन माइनस कर देंगे 28.7 की। अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा देंगे माइनस करके और टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड कर देंगे। आप ही को देख रहा हूं, सर आपका इधर है, घुटना आपका तकरीबन इधर था और आप खारिज कर रहे थे घुटने पे। ये समझ नहीं आ रहा था वो वाइट सा है क्या, वो घुटना पता चला घुटना है वो। ये इतनी दूर से क्या खारिज कर रहे हैं, इसको बैग बन, रिकॉन्सिलेशन नहीं बन रही थी मेरी। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई अगर कोई ये देखना चाहे कि कि कोई शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, उनके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्या शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं? इस सवाल की डिस्कशन हमारी ख़त्म हो गई है। अगर एक एसेट की कॉस्ट है 500 और डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 2010 और डेट ऑफ सेल है 30 सितंबर 2012, WDV मेथड है डेप्रिसिएशन का। रेट है 10%। अब अगर या तो ऐसे चलें 500 डेप्रिसिएशन 2010 50, डेप्रिसिएशन 2011 45, खुद ही लगे रहने तो हमने भी नहीं बतानी फिगर ना। साइड पे हो थोड़ा सा आप, मैं आपको कह रहा हूँ आप साइड पे हो जाए ना। अच्छा, 405 ज़रब
ज़रब जी 30.370 4.6 शॉर्टकट तरीके से बीवी निकालें। 500 को 90% से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे, जल्दी करें। 500 को हाइब्रिड प्लीज, थर्ड रो। 500 को ज़रब दें 90% से, 450 आ गया। फिर 90% से ज़रब दें वो जो 450 आया है, ये आ गया 405। अब इसको 90 से ज़रब नहीं दे सकते, अब इसको 90 से ज़रब नहीं दे सकते, क्योंकि 90 असल में था 100 माइनस 10, 90 था 100 माइनस। अब अगर अगले साल हुआ पता है कि 10 नहीं है, मैं देख लेता हूँ, मैं आप कर लेता हूँ, रहने दें कैलकुलेटर। मैं लेट मी इंटू 9/12 7.5 7.5%। तो 100 माइनस 7.5% इज 92 पॉइंट इज इक्वल टू अब थोड़ा सा इधर आ जाना, चलें जी नोट कर लें। ये समझ आया? बीवी निकालने का शॉर्टकट तरीका ही है। हाइब्रिड सेकंड रो बॉयज, बीवी निकालने का शॉर्टकट तरीका नोट करें जल्दी। स्टेटस पे अपनी तस्वीरें तो नहीं लगाते कुछ ज़्यादा? ओके ये कोई वो नहीं है कि ये ज़रूरी है शॉर्टकट लगाना, ये तो वैसे ही आपको बता दिया कि ये एक शॉर्टकट तरीका अवेलेबल है। और अगर थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बदलूं, नोट करने की ज़रूरत नहीं, बस बता दें, अगर इसमें 1 जुलाई 2010 कर दूं तो फिर रेट 10% इंटू कितना हो जाएगा, तो फिर 100 माइनस ये कितना हो जाएगा,
अच्छा, कुर्सी एकदम नीचे हो गई है, उसने बताया हार्ड कॉपी ने नीचे जाना है। ओके, रूह चली जाएगी ना ऊपर, हार्ड कॉपी। जो घर वाले गुस्ल दे रहे होते हैं तो नेक रूह जो है वो आला इल्लीयीन जन्नत वालों में पहुंच जाती है। पहले आसमान पे 70,000 फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ इस्तकबाल करे होते हैं साथ वाले का। ओके, इस शॉर्टकट को साइड पे रखते हुए डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी। अगर इस सवाल में कोई बच्चा एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाने के चक्कर में पड़ जाता तो कैसे चलते? इस सवाल में कोई बच्चा एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाने के चक्कर में पड़ जाता तो कैसे चलते? देखते रहिएगा, फिर ना कहिएगा मिस हो गया। पीपी इफ्रिस के मुताबिक और पीपी टैक्स वालों के मुताबिक बुक वैल्यू पे 1 जनवरी 15 बीडी, नीचे जरा जगह खुली है। कॉस्ट -350 इंटू 5%, 350 इंटू 5% इंटू 2 years, कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जवाब प्लीज नोट द पॉइंट ऑफ फोकस टुडे इज बीवी। एसेट अकाउंट IFRS और टैक्स वालों का किस पे बन रहा है? बुक वैल्यू पे। नेक्स्ट, एडिशन 1 जुलाई 15 कितना? 40। 30 अप्रैल 15 डिस्पोजल 30 माइनस 30 इंटू 2 पॉइंट 20 कॉस्ट माइनस आज तक की कम रिडक्शन 25 पूरा डेप्रीसिएशन। ऑन ओपनिंग, अब आपको अकाउंट नजर नहीं आ रहा अनलकीली, अब आपको अकाउंट नजर नहीं आ रहा अनलकीली, तो फिर आपको ना सवाल से हेल्प आउट करना पड़ेगा। व्हाट इज ओपनिंग कॉस्ट? व्हाट इज डिस्पोजल कॉस्ट? डिस्पोजल कॉस्ट इनटू ऑन, ये ऊपर टी अकाउंट में नजर आ रहा है, देखें देखें ऊपर नजर आ रहा है, ऑन डिस्पोजल ऊपर नजर आ रहा है 30 इंटू 5% इंटू जी 17 पॉइंट, बीवी बता दें। ये 311 जो है 9211 नहीं हो 311 जो है ये 360 माइनस 49। तो असल में आपको पता है पेपर में इतना बंदा रिलैक्स बैठा होता है कि उस रिलैक्सेशन में बंदा कहीं भी निकल जाता है। प्रेशर में बैठे होते हैं आप, बी पॉजिटिव,
पेपर में बंदा इतना रिलैक्स बैठा होता है कि कभी कॉस्ट अकाउंट रिडक्शन अकाउंट बनाने लग जाता है और कोई बुक वैल्यू पे अकाउंट बनाने लग जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होने का मतलब ये नहीं है कि बुक वैल्यू पे अकाउंट नहीं बन सकता। स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होने का मतलब ये है कि डिडक्शन के रेट कॉस्ट पे लगाने हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों शायद कवर होने इसलिए जरूरी थी कि कोई पेपर में इस पैटर्न पे चल पड़ा होगा और कोई पैटर्न इस पैटर्न पे चल चुका होगा। लेकिन बहरहाल जिथे दी खोती उथे आन खलोती, तो आना तो 311 पे ही था हमने, जैसे भी चले। ओके, तो दोनों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, बस दोनों अलग अलग चीजें हैं, आसान सी हैं, इसमें क्या मसला है। जी यकम जनवरी, हाँ जी यकम जनवरी, क्या परेशान क्यों हो रहे हैं? अच्छा अच्छा, ओ सॉरी, यकम जनवरी 15 मैं भी कहूँ ब्रॉड डाउन, बोलें जी। सवाल में है ना, सवाल में ऊपर चूहा बड़ा तंग कर रहा है। अच्छा, कॉस्ट एक भाई आखिरी रो में बैठा हुआ है, सिर्फ उसका सर नजर आ रहा है कंधे दिखा है अच्छा, 350 इंटू 90% इंटू 90%, बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं। अब आप यानी अकाउंट भी WDV पे बना रहे हैं और फिर शॉर्टकट्स भी यूज कर रहे हैं। अब ये आपका अपना डिसीजन है, वरना मैं तो शॉर्टकट रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप अकाउंट WDV पे बना रहे हैं, शॉर्टकट्स भी यूज करें, आपका अपना डिसीजन है, कोई मसला नहीं। अगर आपने नहीं करना वैसा, तो फिर इधर ओपनिंग कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं है लिखने की। 350 माइनस 35 माइनस 30 ये बना हुआ 283.5 इधर से उठा के ले जाएं बस, या तो 283.5 इधर से उठा के ले जाएं, ये फिर इस तरह बना लीजिएगा। और अगर इस तरह नहीं बनाना और अगर आप बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हैं, रिस्की डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा WDV मेथड है, मुझे पता है WDV मेथड में इस तरह करते हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट अगर ना लगाऊं तो इस तरीके से नॉर्मली चलूं तो 350 से मैं किस पे पहुंच जाऊंगा, 283.5। आप लोग साथ शॉर्टकट के पंगे में भी पड़ गए हैं, तो मेरे ख्याल से भी रहने दें, शॉर्टकट का पंगा अगले सवाल में यूज कर लेते हैं। अब अभी नॉर्मल तरीके से चीजें को चलने दें, हमने शॉर्टकट जो पढ़ा उसको भूल जाए। कॉस्ट बताएं, पहले साल का डिडक्शन, जवाब 315। अगले साल का डिडक्शन, अगला साल कौन सा है, 14 जी, जवाब 283 पॉइंट, एडिशन डिस्पोजल, कॉस्ट जल्दी जल्दी, डिडक्शन, डेप्रिसिएशन 24.3। अब इतने बड़े हो गए, मैं शो नहीं कर रहा, खुद ही 4/12 कर दें, 4/12 करके 0.81 0.4 नहीं। अब क्या करना है, डेप्रिसिएशन, ओपनिंग एक्सक्लूडिंग, व्हाट इज ओपनिंग, नजर आ रहा है ऊपर नजर आ रहा है, 283.5 माइनस 24 इंटू 10%, एडिशन, यार वो 1 निकली, सॉरी, एडिशन इंटू 10% इंटू डिस्पोजल निकली हुई है 20 जी, जवाब 25 271.3। फोकस किस पे है, BB पे।
अकाउंट बुक वैल्यू पे बने हैं। तो ठीक है, तस्वीर लेनी है तस्वीर ले लें, जान ले लिए जान ले लें। हो गया। डिस्पोजल अकाउंट आप खुद ही बना लेना। पास पेपर क्वेश्चन 9। पेज नंबर 400। Details of fixed assets are as follows. हमारे साल के दरमियान में हमने 4 में से एक बिल्डिंग बेच दी है 60 मिलियन की। हमारे साल के दरमियान में ये बिल्डिंग हमने 1 जनवरी 13 को खरीदी थी एट अ कॉस्ट ऑफ। दीज बिल्डिंग्स कितनी थी? 4। उनमें से कितनी बेच दी? 1। हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ, ये किन की नज़र में लाइफ होगी? टैक्स वाले या अकाउंटिंग वाले? अकाउंटिंग वालों की नज़र में। टैक्स डेप्रिसिएशन रेट फॉर ऑल ओन्ड फिक्स्ड एसेट्स इज 10% ऑन, ये किन की नज़र में डेप्रिसिएशन रेट है? पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है इन द ईयर ऑफ परचेज व्हाइल नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ये किसके लिए रूल है? अकाउंटिंग वाले ऐसी बात कभी नहीं कर सकते, ये ब्लंडर है। ये बात टैक्स अथॉरिटीज वाले कर रहे हैं। प्लीज अकाउंटिंग वाले ऐसा ब्लंडर नहीं मार सकते। और उसने टैक्स डेप्रिसिएशन उसने लिखी है ना, तो आगे ही साथ ये बात फौरन लिख दी, इसलिए उसने एज पर टैक्स रूल्स नहीं लिखा। पिछले सवाल में ऐसा नहीं था। पिछले सवाल में ऐसा नहीं था। अगर पिछले सवाल में ऐसा लाइन होती ना, तो हम, अगर पिछले सवाल में ऐसी लाइन होती तो हम अकाउंटिंग वालों की नज़र में तो बेचने के साल में भी एसेट को डेप्रिशिएट करते, लेकिन टैक्स वालों की नज़र में बेचने के साल में 0.81 को डेप्रिशिएट, 0.81 की डेप्रिसिएशन चार्ज ना करते। अगर पिछले सवाल में भी ऐसी लाइन होती तो फिर हम ये 0.81 वाला पंगा ना करते। नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल की बीबी फिर ये होनी थी, और डेप्रिसिएशन फिर इन दोनों को जमा करके आनी थी। एडिशन एक्सेलेंट, एडिशन को भी फिर पूरा साल करना था। वेल डन। एडिशन को भी फिर पूरा साल पर डेप्रिशिएट करना था, 6/12 नहीं करना था। अगर पिछले सवाल में ऐसी लाइन होती, लेकिन ऐसी लाइन नहीं थी, तो इस वजह से फिर नहीं थी फिर। ओके,
भाई मिटाना। अच्छा जी, अब अकाउंटिंग वालों की नज़र में अकाउंट बना दें और टैक्स वालों की नज़र में अकाउंट बना दें। सिर्फ किस साल का? 2017 का। पीपी आईएफआरएस की नज़र में यकम जनवरी 17 ब्रॉड डाउन। क्या पसंद करेंगे? बीवी पसंद करेंगे या कॉस्ट माइनस कॉस्ट और अकोमोडेशन अलग अलग पसंद करेंगे? कितने लोग बीवी पसंद करेंगे? बीवी ठीक है, अलग अलग रहने दें। बीवी जी बोले। कॉस्ट और अकोमोडेशन अलग अलग बना दें। चलें जी, बताएं कॉस्ट। नहीं, अब कॉस्ट नहीं चाहिए। व्हाट इज कॉस्ट? नहीं, 100 इंटू 4, 100 इंटू 4। अब ये बातें आसान आसान सी, थोड़ा बस गौर से पढ़ें। हर बिल्डिंग 100 रुपए की थी। 100 इंटू 4, व्हाट इज कॉस्ट? माइनस 400 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय पूरा 13, पूरा 14, पूरा 15, पूरा 16, 4 साल। $340। ओके, एडिशन कोई नहीं है। डिस्पोजल 30 जून 17 या यकम जुलाई 17, एक ही बात है। डिस्पोजल जी, कॉस्ट 100 बटा जरब 4.5 या 4.5, 4.5। क्योंकि देखें ना 17 के साल में भी आधा साल डेप्रिशिएट हुआ है। मुझे पहुंच तो रहने देते हैं। ये किसकी बीवी है? डिस्पोजल की। और ये किसकी बीवी है? ये किसकी बीवी है? ओपनिंग की। तो ऐसे ही हाथ खड़ा करके खुश हो रहे थे। ओपनिंग और डिस्पोजल की बीवी, आपकी बीवी की बात ही नहीं हो रही। ऐसी बीवी, ये ओपनिंग की बीवी है, ये डिस्पोजल की बीवी है। आपकी कहीं नहीं आनी इसमें। अच्छा जी, खेलने हमारे जज्बात। ओ कैच कर रहा है, इधर देख रहा था एकदम तेरी लाइनमेंट। हाँ जी, ओपनिंग कॉस्ट ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग ओपनिंग। ये 347 वाले भी कोई आए, उनको रहने दें। आप लोग इधर देखें, आप लोग इधर देखें। मेथड स्ट्रेट लाइन है हमारा, ठीक है। आप लोग रिलैक्स अपना सीए करें। 400, गलती हो ही जाती है कभी, इंसान है, डिवाइडेड बाय 30 ऑन एडिशन, कोई है ही नहीं, ऑन
डिस्पोजल पे नहीं होनी। सारे हर कोई ना अपनी धुन में बैठा हुआ है। ये टैक्स वालों की नजर में रूल है कि डिस्पोजल पे नहीं होनी। अकाउंटिंग वाले कभी ऐसी बात नहीं करेंगे कि खरीदने के साल में पूरा डेप्रिसिएशन और बेचने के साल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं। ये बोंगी बोंगी बातें ये टैक्स वाले करते हैं, अकाउंटिंग वाले ऐसी बातें नहीं करते। जी बीवी की क्या बात कर रहे हो? जनाब आप क्यों चुप हो जाते हो बीवी की बात पे? खड़े हो जाओ। कौन सा इलाका है आपका? कोहाट। किस उम्र में शादी कर दी जाती है? यार जान दे यार। 22-24 साल। आप किस इलाके के हो? मैं लाहौर का हूँ। किस उम्र में शादी कर दी जाती है बच्चों की? 26-23। 4 साल का गैप है कोहाट और लाहौर वालों में। लाहौर वाले कोशिश करके या कोहाट वाले कोशिश करके लाहौर वालों को टच करें। जल्दी बता दें। इंटू 6/12। जी बोलें। 11.67। 31/12/17 कैरी डाउन 250.3। चलें जी टैक्स वालों की नजर में आप बना लें। टैक्स वालों की नजर में बना लें। कैमरा इधर करो। साया सही बन रहा है? नहीं? अच्छा मैं पी देता हूँ। अजीब बोंगी मारते हैं लोग। मेहमान आते हैं ना, चाय तो नहीं पियेंगे? चाय तो नहीं पियेंगे ना? मेहमान भी कुछ तेज होते हैं कि क्या खाएंगे आप? खाने के बाद इंशाल्लाह चाय पी लेंगे। हो मैं कल आप आ रहे हैं, क्या पसंद करेंगे? छोटे लोग हैं, छोटा गोश्त खाते हैं बकरे का। अच्छा जी हो गया? अच्छा हो गया, दिखाएं। चलें बनाएं फिर बाकी। भाईजान बीवी निकालें क्लोजिंग वाली। जल्दी करो ना मेरे भाई, जल्दी करो ना। बॉल पॉइंट खत्म हो गया है। बॉल पॉइंट खत्म हो गया है। लाहौर वालों ने हिम्मत की, बॉल पॉइंट देने लगे आपको। ओ वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। बन गया काम? बन गया? बना लो यार, जल्दी बना लो। 4 में से 1 बिल्डिंग बिकी है, स्यापा पड़ गया बच्चों को। हाँ किधर जा रहे हो? अच्छा अच्छा, तो फिर दूसरे में उठाया करो ना बच्चों को। 4 बजे ओपन होगी।
जब ये क्लास खत्म होगी तो तभी स्टूडेंट आएंगे। अच्छा चलो ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग जाना था इस तरह, तो मैनुअली अगर चलेंगे तो इस सवाल में एक एक साल को लेके चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाना है, अगले पेपर की तैयारी भी करनी होती है आगे। क्या है क्लोजिंग बीवी? 177.15। आपकी बीवी कितनी आई है? कर रहा हूँ बीवी अभी जी, कर रहे हैं जी, हो रहा है अभी जी, कर रहे हैं 171। उसकी बीवी के करीब करीब है, 6 का फर्क है। क्लोजिंग क्लोजिंग लोगों ने निकाल लिया 177 176। किसी ने शॉर्टकट लगाने की कोशिश भी की है? ओके, लॉन्ग कट बोले तो इस सवाल में फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बुक वैल्यू पर टैक्स वालों की नजर में 1 जनवरी ब्रॉट डाउन कॉस्ट 400 इंटू 90% करूंगा तो क्या होगा? 400 इंटू 90% करूंगा तो 2013 की क्लोजिंग बीवी आ जाएगी, 2014 की क्लोजिंग बीवी आ जाएगी। इस तरह बोलने हैं आपने पेपर में, 2015 की क्लोजिंग बीवी आ जाएगी और 2016 की क्लोजिंग बीवी आ जाएगी जो मुझे चाहिए। ओके, नेक्स्ट डिस्पोजल कॉस्ट इंटू 2013 की क्लोजिंग बीवी, 14 की क्लोजिंग बीवी, 15 की क्लोजिंग बीवी, 16 की क्लोजिंग बीवी, 17 की बीवी। आधा साल इस्तेमाल तो हुआ है ना, इंटू 95%। क्यों नो? नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ ये किस दिन की बीवी है? 31/12/16 की, या 1 जनवरी 17 की। वन एंड द सेम थिंग डेप्रिसिएशन। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग सारे एसेट्स की ओपनिंग कंबाइंड बीवी बताएं। ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है ना। डिस्पोजल की ओपनिंग बीवी बताएं। ये डिस्पोजल की डेट की बीवी है, मुझे डिस्पोजल की ओपनिंग बीवी चाहिए, ये डिस्पोजल की डेट की बीवी है। दोनों बीवियां कैसे सेम है? मुझे चाहिए होती है डिस्पोजल की डेट की बीवी 31/12/16 की बीवी। अनलकीली 17 में डेप्रिशिएट नहीं किया, तो इसलिए यही बीवी वो बीवी है जो हमें चाहिए। क्या बात है -65 पॉइंट हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। 19 पॉइंट जी। ऑन एडिशंस, ऑन डिस्पोजल, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। 19 पॉइंट 177 पॉइंट
15। नहीं पासवर्ड देख रहे हैं ना, तो साइड पे मूव करो। शुक्र वैसे ही कनेक्ट हो गया। उधर करो कैमरा, किधर है कैफ, किधर है? ये कौन सी रैम का पेपर है? अच्छा चलें, पहले एक चीज मुझे बताएं कि ये क्या क्या चीज मांगी हुई है, कैलकुलेशन पढ़ के बताएं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश टू बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एज ऑन बैलेंस शीट में 31/12/17 डेफर्ड टैक्स एसेट स्लैश लायबिलिटी बताएं जो बैलेंस शीट में जानी है। यानी क्या चीज मांगी हुई है? करंट टैक्स की वर्किंग इस सवाल में नहीं करके आनी थी। क्यों नहीं करके आनी थी? DTL स्लैश ए एज ऑन मांगा हुआ है। DTL स्लैश ए एज ऑन मांगा हुआ है, तो क्या इसमें करंट टैक्स की वर्किंग करके आनी थी? तो डिस्पोजल अकाउंट पहले जरा मुझे बनवा दें ताकि ये सारा कवर हो जाए। डिस्पोजल अकाउंट बनवाएं। नहीं बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बनाने की जरूरत? अकाउंटिंग गेन लॉस, टैक्स गेन लॉस की जरूरत ही नहीं, ठीक है। इसलिए डिस्पोजल अकाउंट बनाए बगैर गुजारा चल सकता है। डिस्पोजल अकाउंट बनाने की जरूरत, क्योंकि DTL स्लैश ए की वर्किंग सिर्फ बनानी है। हाँ, और मुझे सिर्फ क्या चाहिए? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। ये क्या है? कैरिंग अमाउंट। ये क्या है? टैक्स बेस। अब मुझे कुछ बताएं कि और कौन सा शॉर्टकट यूज हो सकता था। अब वो तो बनाने की जरूरत नहीं है डिस्पोजल अकाउंट, यहां पे कौन सा शॉर्टकट यूज हो सकता था? एक मिनट, डायरेक्ट। एक्सेलेंट, आई रियली अप्रिशिएट। 150 रुपया तो इधर रेट लें। 150 रुपया। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि चलो रखें, मैं एक ज्यादा इनको तोहफे में दे दीजिएगा समोसा। ये कौन सी अटेम्प्ट है? स्प्रिंग अच्छा, आईकैप ने अपने सॉल्यूशन में ये किया हुआ था, उसने ये सारा नहीं किया था क्योंकि उसने कहा अकाउंटिंग डेप्शन और टैक्स डेप्शन की भी जरूरत नहीं है, तो ये सारा ना करो। उसने कहा कि सिर्फ हमारे पास 300 रुपए वाली बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं और मुझे चाहिए DTL स्लैश ए एज ऑन 31/12/17। तो 300 डिवाइडेड बाय 30 ज़रब 13, 14, 15, 16, 17 इंटू 5। जवाब बताएं। 2 2
250 और इसमें उसने किया था 300 इंटू 90%, 13, 14, 15, 16, 17। जी पावर भी ले सकते हैं, लेकिन पावर लेना मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि किसी साल में 95% भी करना पड़ सकता है, किसी साल में 92.5% भी करना पड़ सकता है। जी 0.15, 250 और 177.2, 177.2 और 250। आई के अपने इस तरह किया हुआ है अपने सोल्यूशन में, तो उसने टी काउंट्स नहीं बनाए हुए। द रीजन इज कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, और जो बिल्डिंग बिकी उसको उसने इसलिए इग्नोर कर दिया है कि चौथे साल के एंड पर जो पड़ी हैं वो सारी हैं या 3 हैं, तो जब 3 पड़ी हैं तो बस ठीक है, फिर क्या टेंशन है। डन, क्लियर। तो ऐसा कॉमन नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा, लेकिन कभी कभी वो जाहिर बात है शॉर्टकट यूज कर लेता है, वो समझदार है। लेकिन हमें सारे तरीके आने चाहिए कि पहली रो में सर के सामने बैठ के कैसे मोबाइल इस्तेमाल करना है, इसका भी तरीका होना चाहिए। बैग में मोबाइल डाल के ना ऐसे कोई ढूंढने की कैफियत बना के फिर ही हो सकता है, वरना तो पहली रो में पता चल जाएगा। और अगर ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस भी हो रहे हैं देख के मैसेज, तो फिर तो पता चल रहा है कि मोबाइल ही इस्तेमाल कर रहे हो। तो ऑब्वियसली मैं IAS 12 का तो कोई कॉन्सेप्ट देना मकसूद नहीं था आपको, और थोड़ी सी एथिक्स की ज़रूरत महसूस हो रही है मुझे अपनी ज़ात के एतबार से, तो उसकी तरफ आ जाएं, एथिक्स की तरफ। इट्स बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है मुझे, ऐसे जैसे भूख सी नहीं लग रही एथिक्स की, ऐसा महसूस हो रहा है। जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, ये सुबह सुबह एक बच्चे ने दिया आज। आह ना कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी जुबाने हाल से कह दे के हाँ सताए जा। इकबाल, इकबाल के ये मैंने वैसे लिख के नीचे, हो सकता है हो इकबाल का। अच्छा, यूज ऑफ डिस्क्रिशन, मतलब बताएं इसका डिस्क्रिशन का। अच्छा, हाथ खड़ा करके बताएं डिस्क्रिशन कहां अवेलेबल है स्टैंडर्ड्स में। डिस्क्रिशन, हाथ खड़ा करके बताएं डिस्क्रिशन कहां अवेलेबल है। नहीं, बोरोइंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड में तो डिस्क्रिशन अवेलेबल नहीं है, उधर आप मजबूर हैं कि अगर एसेट क्वालिफाइंग है तो इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ही डालना है। IAS 16 में भी डिस्क्रिशन अवेलेबल नहीं है, आपने इंस्टॉलेशन को एसेट की कॉस्ट में ही डालना है। और एग्रीकल्चर के स्टैंडर्ड में भी डिस्क्रिशन अवेलेबल नहीं है, आपने एसेट्स को फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे ही रखना है। हाँ, कोई और एसेट ऐसा हो, लीज में हाँ डिस्क्रिशन अवेलेबल है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट में है सिर्फ, बाकियों में तो कोई डिस्क्रिशन अवेलेबल नहीं है। और IAS 2 में FIFO वेटेड एवरेज में डिस्क्रिशन अवेलेबल है। तो डिस्क्रिशन मेरे ख्याल से पता नहीं फ्री विल मतलब है, क्या मतलब है, एक डिक्शनरी में जरा देख लेते हैं। डिस्क्रिशन का मतलब समझ तो आप गए हैं, जरा एग्जैक्ट कोई मतलब डिस्क्रिशन, द फ्रीडम टू डिसाइड, ये हाँ अच्छा लफ्ज़ है। तो डिस्क्रिशन इज अ फ्रीडम टू डिसाइड। कुछ बच्चों को घर वाले डिस्क्रिशन पे छोड़ देते हैं, जो मर्जी कर लो बड़े होके, और कुछ बच्चों को डिस्क्रिशन पे नहीं छोड़ते। आप लोग कौन है? को डिस्क्रिशन फ्री विल आपको फ्रीडम दिया गया था चॉइस करने के लिए? आप कहें नहीं बच्चा ये था तो मैं क्या करता, नहीं बच्चा ही ये था या यही करना था? बच्चा ही ये था। प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन
फास्ट यूनिवर्सिटी में जाके वैसे हमने भी टेस्ट दिया था, प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। आप लोग भी गए थे? अच्छा, प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन माइट रिक्वायर द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन। मॉलिक्यूल्स के चक्कर में पड़े होते आज। प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन माइट रिक्वायर द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन इन मेकिंग प्रोफेशनल जजमेंट्स। इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना या प्रेजेंट करना माइट रिक्वायर द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन भी कई दफा चलानी पड़ती है अपनी। द CA shall not exercise discretion with the intention of misleading others। आपने सारे स्टैंडर्ड्स में से हर जगह जहां जहां डिस्क्रिशन अवेलेबल है, उस डिस्क्रिशन को चुनते हुए प्री सेट माइंड के साथ नहीं चुनना कि मैं हर स्टैंडर्ड में से वो चीज चुन लूं जिससे मेरा प्रॉफिट ज्यादा है। प्री सेट माइंड के साथ डिस्क्रिशन को नहीं चुनना। The CA shall not exercise discretion with intention of misleading others। और बार बार लफ्ज आ रहा है, या influencing contractual or regulatory outcomes inappropriately। Example of ways in which discretion might be misused। Number 1, estimates लगाना, for example determining fair value estimates। अब फेयर वैल्यू आप लगाएं, लेकिन इसमें डिस्क्रिशन अपनी यूज इस तरह ना करें कि एक फेयर वैल्यू है ही नहीं और वो फेयर वैल्यू लिख दें और कहें यार लोगों को क्या पता फेयर वैल्यू, मुझे पता है इसकी फेयर वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिबेटेबल भी है कि आपने एक चीज़ की 10 करोड़ फेयर वैल्यू लगाई है, लोग कह रहे हैं 9 करोड़ है, अब आप लड़ें, आप कहीं नहीं है ही 10 करोड़। तो यहाँ आप डिस्क्रिशन को शायद आप मिस यूज कर रहे हैं, आप माने लोगों की बात 9 करोड़ है, तो डिस्क्रिशन को मिस यूज नहीं करना। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो कॉस्ट ऑफ एसेट है, उसको आप मिस यूज नहीं कर सकते, जो खरीदा है बस वही कॉस्ट ऑफ एसेट है। लेकिन कुछ जगहों पे आप फिर प्ले भी कर सकते हैं फिगर्स के साथ, थोड़ा बड़े तो पता चलेगा आपको। सेलेक्टिंग और चेंजिंग, सेलेक्ट होता है पहली दफा और चेंज होता है पॉलिसी रख के बाद में चेंज करना, जिसको आपने IAS 8 में पढ़ा था। FIFO से अगर वेटेड एवरेज पे जाने तो फिर सारे पिछले सालों को भी वेटेड एवरेज पे लेके आओ। तो सेलेक्ट भी करते हुए पॉलिसी ध्यान रखना है, और अगर पॉलिसी सेलेक्ट कर ली है 4-5 साल से चल रही है और आप क्या करना है उसको selecting or changing accounting policy or method among 2 or more alternatives permitted under the standard। For example, selecting a policy for accounting of inventory from FIFO to करने select करें but इस discretion को misuse ना करें। कोई पूछे FIFO से वेटेड एवरेज पे क्यों चले गए हो, उससे कहो सॉरी यार मैं कान में बता सकता हूं। हाँ बताओ यार, वो ना प्रॉफिट बहुत कम आ रहे थे तो इस दफा हम सोचते थे प्रॉफिट ज्यादा आने चाहिए, इस वजह से गए हैं बस। तो कहते हैं ये तो प्री सेट माइंड के साथ आप पॉलिसी चेंज कर रहे हो, कोई तुक नहीं है इस बात की। डिटरमिनिंग द टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब आपने कोई प्लान किया हुआ है कि एसेट आपने साल के बाद बेचना है, अब आप एसेट जानबूझ के साल से पहले बेच दें कि कोई गेन आपको आना है वो आ जाए, चाहे ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा हो इस पे। आपको पता है जनवरी में ये चीज 10 करोड़ की बिक जाएगी, लेकिन अभी कुछ प्रॉफिट दिखाना है आपने, तो आपने दिसंबर में इसको 9 करोड़ की बेच दिया, दिसंबर में 9 करोड़ की बेच दिया। अब प्रॉफिट तो आपको आ गया, लेकिन वो जो प्रॉफिट असल आना था 10 करोड़ का अगले साल, उसको आपने मिस कर दिया। तो डेट्स वाई जबरदस्ती ट्रांजैक्शन को करना प्री सेट माइंड को सामने रखते हुए ये मुनासिब नहीं है। डिस्क्रिशन है हमारी, जब मर्जी एसेट बेचे, कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन प्री सेट माइंड के साथ चीजें करना वो मुनासिब नहीं। डिटर्मिनिंग द टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, फॉर एग्जांपल टाइमिंग द सेल ऑफ एन एसेट, एसेट की सेल को ऐसे टाइम आउट करना कि ईयर एंड के ऊपर उसको बेच देना ताकि हमारा कोई प्री सेट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। मना कोई नहीं है वैसे, लेकिन आप ना करो ना इस तरह, इनअप्रोप्रिएट चीजें हैं ये। Determining the structuring of transaction, for example structuring financing transactions in order to misrepresent assets and financing transactions क्या होती हैं? loans। आप बैंक के पास गए और बैंक को आपने जाके कहा कि ये लोन मैंने अगले साल वापस करना है, तो आप ऐसा करो कि एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि ये लोन ना अगले 4 साल बाद मैं वापस करूँगा। बैंक ने कहा यार नहीं मुझे पैसे चाहिए, आपने कहा कोई नहीं यार छोड़ो इसको, ये एग्रीमेंट करो मेरे साथ, अगला साल शुरू होगा ना
तो फरवरी मार्च में मैं दोबारा आ जाऊँगा, वो वाला एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे और वो वाला 4 साल वाला एग्रीमेंट कैंसिल करके वापस मैं तुम्हें अगले साल ही वापस कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैंने यूज़र को दिखाना है कि मेरे पास लोन अगले 4 साल की मौजूद है, वरना मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है इस वक्त यूज़र्स का। तो आपने एक एग्रीमेंट किया ईयर एंड के ऊपर, जिससे बैंक से आपने वादा कर लिया कि मैं लोन 4 साल बाद वापस करूँगा, लेकिन जो असल बात है वो छुपाई भी है। वो असल बात यह है कि आपने जनवरी फरवरी में अगले साल दोबारा जाना है बैंक के पास और बैंक को जाके क्या कहना है कि अब वो जो मैंने 4 साल वाला आपको एक्सटेंड करवाया था उसे कैंसिल करके दोबारा उसी एग्रीमेंट पे आ जाओ, इंशाल्लाह मैं इसी साल आपको लोन वापस कर दूंगा। कहते ये तो अब आप स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस की इन ऑर्डर टू मिस रिप्रेजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ताकि एसेट्स या लायबिलिटीज को करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन आप चेंज कर दो। तो लिख लें लोन का एग्रीमेंट, लोन का एग्रीमेंट करंट से नॉन करंट में चेंज करवा के लोन का एग्रीमेंट करंट से नॉन करंट में चेंज करवा के अगले साल फिर करंट में चेंज करवाने की नीयत है। इससे फ़ायदा होगा कि यूज़र्स को तसल्ली हो जाएगी कि लोन नॉन करंट है और 4 साल बाद पे होने, तो यूज़र्स परेशान नहीं होंगे। सेलेक्टिंग डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स में सिलेक्शन करना, फॉर एग्जांपल ओमिटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू नेम ऑफ वैल्यूअर इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी, कोई इंफॉर्मेशन ओमिट कर देना। अच्छा, इसका सवाल क्या आएगा, वेज इन विच डिस्क्रिशन माइट बी misused when performing professional activities, especially that do not require compliance with the relevant reporting framework। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्रिपेयरिंग बजट, आप बजट बनाने लगे हैं, इस पे कोई IFRS नहीं अभी तक बना हुआ, कोई IFRS नहीं बना जिसने तरीका बताया हो बजट बनाने का। क्या करें अब? कहते हैं अब तो बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, क्योंकि स्टैंडर्ड भी कोई नहीं है और बहुत ज़्यादा डर है कि तुम डिट्रैक हो जाओगे। तो तुम्हें क्या करना चाहिए अब? व्हेन प्रिपेयरिंग परफॉर्मिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ स्पेशली दैट डू नॉट रिक्वायर कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड, बजट बनाते हुए किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। CA शैल एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट टू आइडेंटिफाई पर्पस। क्यों बना रहे हो बजट? इसलिए बना रहे हैं कि बैंक से लोन लेना है। कॉन्टेक्स्ट विद इन विच इट इज गिवन, कॉन्टेक्स्ट यही है कि हमें पैसों की जरूरत पड़ गई इसलिए बैंक से लोन लेना है। एंड ऑडियंस टू होम इट इज एड्रेस, ऑडियंस कोई बड़ी नहीं है, बैंक को ही पेश करना है ये बजट ताकि बैंक हमें लोन दे दे। ये 3 बातें सामने रख कर फिर आपने जो है, आपको कोई बंदा भेजे यार जाओ फलां जगह जाके ऐलान कराओ, तो आप उससे पूछेंगे भाई ये ऐलान क्या करके आने, किस ऑडियंस में करके आने और किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो ये मुझे बता दो। तो इसी तरह अगर हम CA हैं और हमें कोई ऐसा काम करना पड़ गया जिस पे स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ, तो हमने कितनी चीज़ों का ध्यान रखना है? ये जो मैंने बोल्ड चीज़ें की हुई है ना, ये वो है जिनमें से सवाल बन सकता है। तो व्हेन परफॉर्मिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज दैट डू नॉट रिक्वायर कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड, सो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? इस तरह का सवाल बन सकता है। नंबर 1 क्या ध्यान रखना चाहिए? पर्पस, मोबाइल ना यूज़ करो यार। नंबर 2 कॉन्टेक्स्ट, हाइब्रिड में कॉन्टेक्स्ट विद इन विच इट इज गिवन, एंड फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग प्रोफार्मा रिपोर्ट्स, बजट्स, फोरकास्ट, प्रोफार्मा रिपोर्ट्स भी वही होती हैं। द इंक्लूजन ऑफ एस्टीमेट्स, एस्टीमेट्स अब जब डालने पड़ जाए ना चीज़ों में तो फिर तुक्के नहीं मारने। approximations, assumptions where appropriate would enable those who might rely on such information to form their, इन एस्टीमेट्स के डालने से, मोबाइल इस्तेमाल करते हुए आखिर में इन एस्टीमेट्स के डालने से आप अगले को इस काबिल कर रहे हैं कि वो आपकी इंफॉर्मेशन समझ के डिसीजन लेगा।
अब उसने गलत डिसीजन ले जाना है। द सीए माइट ऑल्सो कंसिडर क्लैरिफाइंग द ऑडियंस, ऑडियंस को भी जरूर बताएं कॉन्टेक्स्ट क्या है, वही बात, पर्पस क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड। और आखिरी बात, रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स। वेल लॉयर की ओपिनियन हम मानेंगे, लॉयर की ओपिनी सही है, अनियन में पीआई डाल दो ना दरमियान में। लॉयर की ओपिनियन आप मानेंगे, ये क्या है, इसकी हेडिंग दूं, बोले ना इसकी हेडिंग क्या है, लॉयर की ओपिनियन मानेंगे, रिलाइंग ऑन वर्क ऑफ। अब मुझे बताएं, अगर अगले के काम पे आपने रिलाई करना है तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? आपको दो ध्यान रखने चाहिए बस। नंबर 1, लोगों से पूछे इसका एक्सपर्टाइज या तजर्बा कितना है। दूसरा सवाल लोगों से ये पूछ लें, ये जो लॉयर है, ये लॉयर के ऊपर भी कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स लगते हैं? उन्होंने कहा हाँ, वो पूरा बार है, बार कौंसिल है पाकिस्तान की, वो इनको देखती है। अच्छा बस ठीक है, फिर उसके काम पे आप रिलाय कर लें। तो जिसके काम पे रिलाय करना हो उसमें दो खासियतें ढूंढें। नंबर 1, तजर्बा कितने, और उसके ऊपर भी कोड ऑफ एथिक्स उसके इदारे वाले लगाते हैं या? अगर ये हो रहा है तो आप अगले के काम पे क्या कर लें। A CA who intends to rely on the work of others, करना पड़ेगा सीए करने के बाद, सब कुछ आप खुद नहीं कर सकते। Shall exercise a professional judgment and what steps to take in order to fulfill his responsibility, क्या स्टेप ले सकते हैं वो स्टेप्स देखें। Factors to consider in determining whether the reliance is reasonable। नंबर 1, उस बंदे की क्या देखें, रेपुटेशन और उसका तजर्बा भी अच्छा होना चाहिए, लोगों में नाम भी अच्छा होना चाहिए, बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा। एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू द अदर इंडिविजुअल। अदर इंडिविजुअल कौन है? लॉयर हमारे लिए तो अदर ही है ना, उसके पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, स्टाफ क्या अवेलेबल है, काम करने का तरीका आता है नहीं आता। वेदर द अदर इंडिविजुअल इज सब्जेक्ट टू, अदर इंडिविजुअल कौन है, इज सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। सच इंफॉर्मेशन माइट बी गेन्ड फ्रॉम प्रायर एसोसिएशन, हो सकता है पहले लॉयर से मिलते रहते हो, और बाय कंसल्टिंग अदर्स, या दूसरों से पूछ लें, यार लॉयर ने तुम्हारे साथ केस सारा लड़ा था तो क्या किया था, तुम्हारे से नहीं लड़ने लग गया था। लोगों से पूछ लें, अदर से पूछ लें, ऑर्गेनाइजेशन से पूछ लें, किसी से पूछ लें उसके बारे में, ताकि आपको उसकी रेपुटेशन भी पता चल जाए और एक्सपर्टाइज भी पता चल जाए। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।